प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड में बाढ़ का अध्ययन करेंगे। फ्लड। आपने बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और टेलीविजन पर इसके दृश्य देखे होंगे कि इस तरह कुछ क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। नदी का जल उफान के समय जल वाहिका को तोड़ता हुआ मानव बस्ती और आसपास की जमीन पर खड़ा हो जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने हैं। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती और कुछ विशेष क्षेत्रों और ऋतु में ही आती है। बाढ़ तब आती है जब नदी जल वाहिकाओं में इसकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में भर जाता है। कई बार तो झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में तूफानी माहौल में लंबे समय तक होने वाली तेज वर्षा, हिम का पिघलना, जमीन की अंतः स्पंदन दर में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा वृद्धि होना। हालांकि बाढ़ विश्व में विस्तृत क्षेत्र में आती है तथा काफ़ी तबाही लाती है, परंतु दक्षिण पूर्वी और पूर्व एशिया के देशों विशेषकर चीन, भारत और बांग्लादेश में इसकी बारंबारता और होने वाले नुकसान अधिक है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानवीय क्रियाकलापों, अंधाधुंध वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ, प्राकृतिक अपवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना तथा नदी तल और बाढ़ग्रस्त मैदानों पर मानव बचाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिणाम और विध्वंसता बढ़ जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल का भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ, विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती रहती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब आकस्मिक बाढ़ से पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। इसका कारण मानसून वर्षा की तीव्रता तथा मानव कार्यकलापों द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध होना है। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच वापस लौटते मानसून द्वारा आती है। बाढ़ के परिणाम की बात करें तो असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात और हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश के आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें, रेल पटरी, पुल और मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंच जाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारी जैसे हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस और दूसरी जल जनित बीमारियां फैल जाती है। दूसरी ओर बाढ़ से कुछ लाभ भी होते हैं। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती हैं, जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है, परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौण मात्र है। भारत सरकार और राज्य सरकारें हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत है। ये सरकारें बाढ़ की स्थिति से निपटती हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, नदियों पर बांध बनाना, वनीकरण और आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना, नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना और बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना। इस दिशा में कुछ और कदम हो सकते हैं। आकस्मिक बाढ़ प्रभावित देश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में ये ज़्यादा उपयुक्त कदम होंगे। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र उफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बाढ़ के कारणों में जैसे भारी वर्षा, नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में होने वाली भारी वर्षा के कारण अतिरिक्त जल तेज प्रवाह के साथ बहता है, जिससे बाढ़ आती है। नदियों में अवसादों का जमा होना, नदियों की धारा क्षेत्र में अवसादों के जमा होने से वे छिछली हो जाती है। ऐसे नदियों के जल प्रवाह की क्षमता घट जाती है। भारी वर्षा का पानी किनारों के ऊपर से बहने लगता है। वनों का विनाश, वनस्पति वर्षा जल को बहने से रोककर भूमि में रिसाव को बाध्य करती है। वनस्पति के विनाश से भूमि साफ हो जाती है और वर्षा का पानी बैरोकटोक तेज गति से नदियों में पहुंचकर बाढ़ का कारण बनता है। चक्रवात के कारण उठी ऊंची लहरें समुद्र जल को तटवर्ती क्षेत्रों में फैला देती है। अपवाह तंत्र में छेड़छाड़, बिना सोचे समझे सड़कें, रेल मार्गों, नहरों आदि के निर्माण से प्राकृतिक अपवाह तंत्र अवरुद्ध होकर बाढ़ का कारण बनता है। नदियों का मार्ग परिवर्तन, नदियों के मोड़ और उसके मार्ग में होने वाले
परिवर्तन से बाढ़ आती है। सुनामी तटीय क्षेत्रों को दूर दूर तक जलमग्न कर देती है। तो इस प्रकार बाढ़ से बहुत हानि होती है। नदियों में आई बाढ़ की मार मनुष्य और पशुओं दोनों को झेलनी पड़ती है। बाढ़ से लोग बेघर हो जाते हैं, मकान ढह जाते हैं, उद्योग धंधे चौपट हो जाते हैं, फसलें पानी में डूब जाती है, बेजुबान पालतू पशु और वन्य जीव मर जाते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में मछुआरों की नावें, जाल आदि नष्ट हो जाते हैं। मलेरिया, दस्त जैसी बीमारियां फैल जाती है। ये पेयजल प्रदूषित हो जाता है और कभी कभी उसकी भारी कमी हो जाती है। खाद्यान्न नष्ट हो जाता है और बाहर से आपूर्ति कठिन होती है। अब हम बाढ़ रोकने के उपाय की बात कर सकते हैं, जैसे संग्रहण जलाशय। नदियों के मार्ग में संग्रहण जलाशयों के निर्माण से अतिरिक्त पानी को उसमें रोका जा सकता है, लेकिन अब तक किए गए उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुए। और तटबंध, नदियों के किनारों पर तटबंध बनाकर पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में फैलने वाले बाढ़ के पानी को रोका जा सकता है। वृक्षारोपण, नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में यदि वृक्षारोपण किया तो बाढ़ के प्रकोपों को कम कर सकते हैं। प्राकृतिक अपवाह तंत्र की पुनर्स्थापना, सड़कों, नहरों, रेल मार्गों आदि के निर्माण से अवरुद्ध प्राकृतिक अपवाह तंत्र को पुनः चालू करने से भी बाढ़ें रोकी जा सकती है। धन्यवाद।